हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और हम जो प्रयास कर रहे हैं कि वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी भी हमें जानकारी है वो मिलती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो हम श्वसन की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये आज हमको पढ़ना है। और इस रेस्पिरेशन को हम अलग अलग ढंग से इसको अलग अलग स्टेप में पढ़ेंगे। पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको कहा जाता है फुफ्फुस श्वासन कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज और तीसरा हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, तो ये तीन स्टेप में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में फिर वापस दो आ जाएगी, एक तो O2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम CO2 का। तो ये दो चीजें हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। आज जो हम अभी जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी इसको जो हम नाम दिया जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी फुफ्फुस श्वासन पढ़ रहे हैं आज। तो फुफ्फुस श्वासन के अंतर्गत में क्या होता है उसी को ही हेडलाइंस में पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए फुफ्फुस श्वासन, इसके को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या इसको कहा जाता है ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग भी कह सकते हैं या इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो तीन नामों से ये जाना जाता है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का अर्थ क्या है? तो अर्थ ये है भाई कि आपकी जो आउटर एनवायरमेंट है यानी बाहरी वातावरण है, आउटर एनवायरमेंट, और जैसे ये हमारी बॉडी है, ये हम अपनी बॉडी है, तो आउटर एनवायरमेंट से O2 को बॉडी में लाना, आउटर एनवायरमेंट से O2 को बॉडी में लाना और बॉडी की जो CO2 है उसको है वो आउटर एनवायरमेंट में जाने देना। यानी बॉडी के अंदर गैस का आना, बॉडी की गैस का बाहर जाना, वो जो सारी प्रक्रिया है वो हम पल्मोनरी वेंटिलेशन में पढ़ते हैं। अब ये जो वेंटिलेशन होता है तो इसके लिए कुछ न कुछ ऐसे एपरेटर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इस कार्य को करने में सहायक होते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं कि भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन कौन करता है। तो देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन करने के अंदर जो एक भाग बनता है वो है, जो मुख्य योगदान या जो इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है थोरेसिक केज का। थोरेसिक केज का यानी वक्षीय पिंजर। The thoracic case has an important role in the pulmonary ventilation. अब ये पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर थोरेसिक केज या वक्ष पिंजर ये पाया जाता है। अब जरा इसको देख लेते हैं कि भाई ये वक्ष पिंजर या थोरेसिक केज होता क्या है। तो देखिए थोरेसिक केज के अंदर क्या होता है कि हमारी ये जो बोन है, ये वाली जो बोन होती है, ये वाली, इसको कहते हैं स्टर्नम। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ये वाली बोन आपको दिख रही है, इसका एक निकनेम है ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये होती है स्टर्नम होती है। किस प्रकार से थोरेसिक केज बनता है पहले हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टर्नम यानी ब्रेस्ट बोन, जस्ट इसके बैक साइड में हमारे वर्टिब्रेट कॉलम होता है। तो ये अपने पाई जाती है, ये जो रेडिश कलर का मैं कर रहा हूं ये वर्टिब्रेट कॉलम है, वर्टिब्रेट कॉलम है। फिर इसके नीचे की तरफ देखिए एक डोम शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। और इंटरनल भाग में इसके अंदर ये रिब्स पाई जाती है, ये रिब्स है। तो इस ढंग से पूरा मिल करके ये थोरेसिक केज बनाते हैं। तो थोरेसिक केज बनाने में जो मेन रोल होता है वो स्टर्नम, डायाफ्राम, वर्टिब्रेट कॉलम और रिब्स, ये रिब्स होती है जो हमारी पसलियां होती है। तो ये पसलियां भी इसके अंदर मौजूद होती है, रिब्स भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो है मिल करके पूरे एक थोरेसिक केस का है वो फॉर्मेशन है वो करते हैं। अब ये जो हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है तो इसके अंदर क्या चीज है और इसमें और किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल के अंदर दो पार्ट्स है वो आते हैं, वो उसको कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला तो होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम होता है। और दूसरा जो रोल होता है डायाफ्राम
फर्स्ट और जो दूसरा जो रोल होता है, ये देखिए, ये स्टर्नम, ये कॉलम हो गया, ये डायफ्राम आ गया, ये रिब्स आ गया। रिब्स के बीच वाला जो स्पेस है, ये जो स्पेस रहता है, इसको हम कोस्टल स्पेस कहते हैं, कोस्टल स्पेस कहते हैं। और इस कोस्टल स्पेस के अंदर मसल्स पाई जाती है, दो मसल्स पाई जाती है। ये देखिए, दो मसल्स मैंने यहां पर लिखी है। तो इसके अंदर जिसका जो रोल होता है वो टू टाइप का होता है। एक मतलब दो ज्यादा रोल यूज करते हैं, तो एक तो डायफ्राम और दूसरा होता है कोस्टल मसल। इनका भी इसमें बहुत ज्यादा रोल है, इस रिएक्शन, इस क्रिया को करने में। डायफ्राम और कोस्टल मसल ये इसमें होता है, ये इसके अंदर पाया जाता है। अब देखिए डायफ्राम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है भाई, कि जो हमारी जो ये मसल्स है, तो इसके नीचे ये देखिए यहां पर ये डायफ्राम पाया जाता है। और जो भी ये सिस्टम करता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन करता है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन करने के अंदर नियर अबाउट 75% जो रोल होता है वो डायफ्राम का होता है। और जो कोस्टल मसल्स है, ये कोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। इनका नाम दिया जाता है, पहला है आउटर इनर या आउटर इनर कोस्टल मसल, इनर कोस्टल मसल, आउटर इनर कोस्टल मसल। और दूसरी होती है इंटरनल इनर कोस्टल मसल, इंटरनल इनर कोस्टल मसल। तो ये दो प्रकार की जो मसल्स है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल देती है, ठीक है। आउटर इनर कोस्टल मसल और इंटरनल इनर कोस्टल मसल, तो ये इसके अंदर होता है। हम बात कर रहे थे डायफ्राम की, तो डायफ्राम के अंदर जो भी ये वेंटिलेशन का जो फंक्शन है वो 75% है, वो इसी के द्वारा ही किया जाता है। ये इसका ही मोमेंट होता है, ऊपर नीचे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फ्लैट होता है। इस वजह से जो फेफड़े है जो है उसके अंदर है वो गैस का आना जाना है वो होता है। ये डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ बात की जाए कि जैसे डायफ्राम है वो मेन रोल होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो डायफ्राम का रोल है वो कम हो जाता है। तो उस क्रिया के अंदर जो फंक्शन करता है वो कौन करता है, ये कोस्टल मसल्स के द्वारा होता है। एक्चुअली क्यों कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर फीटस आ जाता है, और फीटस आ जाने की वजह से इसमें इस काम के अंदर थोड़ी सी रुकावट आती है। तो उस समय उस स्टेज के अंदर जो फंक्शन करने का काम करता है वो हमारी कौन सी मसल्स करती है, कोस्टल्स मसल है वो करती है। तो ये दो मसल्स है, ये काम उस समय कोस्टल मसल्स है वो करती है। तो डायफ्राम का एक तो इंपॉर्टेंट रोल के 75% होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर जो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा इसका जो डायफ्राम का फंक्शन कम हो जाता है, लेकिन उस स्थिति में कोस्टल मसल्स के द्वारा फंक्शन होता है। फिर दूसरी बात, कभी कभी हम समझते हैं कि जो बच्चा है, अपन कोई भी व्यक्ति डूब जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर फेफड़ों के अंदर पानी भर गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि उसका जो स्टोमच होता है ना, स्टोमक के अंदर पानी भर जाता है, और स्टोमक के अंदर पानी भर जाएगा तो ये जो डायफ्राम है इसका मोमेंट है वो रुक जाएगा। हालांकि उस समय इसके कोस्टल मसल्स है वो काम कर रही होती है, लेकिन वो इतना काम उनके लिए, हमारे फेफड़ों में गैस के एक्सचेंज करने के लिए इतना काम पर्याप्त नहीं होता। तो इस स्थिति में जब व्यक्ति डूबता है तो उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्यक्ति के डूबने से मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो क्या रीजन है? तो उसका रीजन यही है कि स्टोमक में पानी भर जाएगा, डायफ्राम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन सा फंक्शन, मतलब डायफ्राम है वो काम करना बंद कर देता है, तो उसमें कोस्टल मसल्स है वो काम करती है, ये भी है।
फिर कभी इस ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि डायफ्राम ही हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। डायफ्राम ही भाई हटा दोगे तो आपका जो वेंटिलेशन होता है वो बिल्कुल बंद पड़ जाएगा। तो ये डायफ्राम के मेन फंक्शन है कि किस किस ढंग से डायफ्राम हमारे काम करता है। और कोस्टल मसल्स जैसे ये 75% करता है, तो कोस्टल मसल्स कितना फंक्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25%। तो ये 25% है वो कोस्टल मसल्स के द्वारा सारे फंक्शन किए जाते हैं। और कोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं, आउटर इनर कोस्टल मसल्स, इसको शॉर्ट में कहा जाता है OICM, और इसको कहा जाता है IICM। तो ये इसको शॉर्ट में नाम दिए जाते हैं। तो आउटर इनर कोस्टल मसल्स और इंटरनल इनर कोस्टल मसल्स, ये भी दो होती है। तो ये तो हमने बात की अभी केवल कि भाई पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर किस ढंग से कौन से ऐसे एपरेटर्स है, तो ये मेन एपरेटर्स है, और कौन सा इसमें मेन रोल होता है, तो डायफ्राम का होता है और कोस्टल मसल्स का है वो इसके अंदर मेन रोल होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि ये प्रोसेस किस ढंग से किया है वो जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि प्रोसेस किस प्रकार से होता है। प्रोसेस करने में देखिए किस प्रकार से वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो होता है। तो वेंटिलेशन के प्रोसेस के अंदर क्या प्रक्रिया होती है या ब्रीथिंग किस ढंग से होती है। तो देखिए ब्रीथिंग होती है वो हम इसकी जो ब्रीथिंग होती है वो दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं कि भाई ब्रीथिंग होगी तो वो दो ढंग से होगी। पहली होती है इन रेस्पिरेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं निःश्वसन की प्रक्रिया, इन रेस्पिरेशन। दूसरी होती है एक्सपायरेशन यानी उश्वसन या बाह्यश्वसन कह सकते हैं। इन इंस्पायरेशन निःश्वसन, इसका नाम है निःश्वसन, और ये आ जाता है उश्वसन, हिंदी में इनकी नाम है। इन रेस्पिरेशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का अंदर आना, O2 का अंदर आना, ठीक है। O2 है वो अंदर आती है, यानी O2 अंदर आती है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इनहेलेशन हो जाता है। अब जब O2 अंदर आती है तो इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। O2 के अंदर आने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहते हैं तो हम इसको नाम देते हैं इट इज द एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अपने क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस है ये। नेक्स्ट जिसे इसको देखिए एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सपायरेशन के अंदर जो CO2 होती है वो आउटर एनवायरमेंट में जाती है, CO2 होती है वो बाहर चली जाती है, इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इट इज नॉन एज द एक्सहेलेशन। और ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज द इनएक्टिव प्रोसेस। ये इस इनएक्टिव प्रोसेस है, यानी निष्क्रिय प्रक्रम है, जबकि जो इन रेस्पिरेशन है या निःश्वसन है वो सक्रिय प्रोसेस है। अब देखिए किस ढंग से क्या होता है, प्रक्रिया में होता कैसे अंदर चली जाती है हमारी गैस, तो उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए इस रेस्पिरेशन के अंदर क्या प्रक्रिया होगी। तो ये जो इसमें क्या होता है कि इस रेस्पिरेशन के अंदर ये जो रिब्स होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखिए अब मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, इधर देखिए रिब्स में क्या होता है, डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। इधर देखिए ये रहा इंस्पिरेशन, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो गया। देखिए फ्लैट हो जाता है। और साथ साथ में जो पसलियां होती है वो किधर चली जाएगी, अबव ऊपर चली जाती है। देखिए पसलियां ऊपर चली जा रही है। पसलियां देखिए सिंपल समझिए, जैसे मैं अपने को ले रहा हूं, ये ले रहा हूं, तो ये सांस ले रहा हूं, इनहेलेशन कर रहा हूं, तो इस दरमियान क्या हो रहा है, मेरा डायफ्राम में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डायफ्राम अंदर जा रहा है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, जो मेरी जो रिब्स है, रिब्स क्या जा रही है, रिब्स ऊपर जा रही है। तो इसको हम किस ढंग से कहेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखें कि देखिए भाई सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन हो रहा है।
कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रिब्स रिब्स किधर जा रही है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, ये डायफ्राम नीचे, रिब्स कहां जा रही है, पसलियां किधर जा रही है, तो पसलियां कहां जा रही है, पसलियां रिब्स होती है वो अपवार्ड मूवमेंट करती है, अपवार्ड अपवार्ड जा रही है, पसलियां ऊपर की तरफ जा रही है। स्टर्नम होता है, ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम कहां आ रहा है, ये इधर बाहर की तरफ आ रहा है, देखिए ये स्टर्नम है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है। और डायफ्राम कैसा हो जाएगा, इसमें डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट, ये डायफ्राम हो गया फ्लैट हो गया है, डायफ्राम फ्लैट हो गया है, स्टर्नम बाहर की तरफ आ रही है, रिब्स ऊपर जा रही है। तो इस वजह से ये जो थोरेसिक भाग है, ये थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अपन भी देखिए, ये पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी हिंदी में कहेंगे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम होता है वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो लंग्स होते हैं, लंग्स इनको क्या होता है, फैलने का स्थान मिलता है, फैलते हैं ये। और जब फैलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा भाई, बाहर से ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, बाहर से इसके अंदर ऑक्सीजन क्या आएगी, अंदर आएगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो यहां पर होगी। तो वापस देखिए, इन रेस्पिरेशन में क्या हो गया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ, रिब्स ऊपर चली गई, डायफ्राम फ्लैट हो गया, स्टर्नम आगे आ चुका है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ चुका है। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम का बढ़ने से जो इसके अंदर लंग्स है, ये लंग्स है, लंग्स को क्या होगा, फैलने का और स्पेस मिल गया, और अंदर जो बाहर से जो ऑक्सीजन थी वो अंदर आ चुकी है। तो ये होती है इन रेस्पिरेशन में होता है। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है एक्स रेस्पिरेशन। एक्स रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा इन्हीं कोस्टल मसल्स में। जो इसके अंदर जो योगदान होता है, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसका होता है, ये होता है हमारे किसका, ये आउटर जो कोस्टल मसल्स होती हैं इनका होता है, आउटर कोस्टल मसल्स। वापस इसमें आउटर कोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वापस देखिए, जस्ट इसका डायफ्राम जो भी अपने पहले की स्थिति में आ जाएगा, डायफ्राम पहले की स्थिति में आ जाएगा। तो डायफ्राम कैसा बन गया, डोम शेप में बन चुका है, ये देखिए वापस अपना पहले स्थिति में कर दी है। स्टर्नम अपने पूर्व स्थिति के अंदर आ रहा है, जो पहले था उस पोजीशन में आ रहा है। रिब्स है वो नीचे आ रही है, देखिए रिब्स है वो नीचे आ रही है, रिब्स नीचे आ रही है। और क्या हो रहा है कि जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो घट चुका है। डायग्राम को इसको देखिए और इसको देखिए, तो इसमें ज्यादा था, इसमें कम हो चुका है। डायग्राम जो इसका जो स्पेस है वो कम हो चुका है। और जब स्पेस कम हो चुका है तो क्या होंगे, इसके अंदर ये जो कैविटी है इसके अंदर क्या है, लंग्स है। और लंग्स भी क्या होंगे, स्पेस कम करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसके अंदर वाली जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्या हो चुका है, एक्सपायरेशन हो गया है, यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाती है। एक बात ध्यान रखिए, कभी हम ये तो सारे इसका मैकेनिज्म हुआ कि किस ढंग से क्या क्या होता है। फिर इसके अंदर की बात करें तो जो ये इंटरनल कोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ये कब इसके साथ एब्डोमिनल मसल्स भी मिलती है। और जब ये दोनों एब्डोमिनल मसल्स कब फंक्शन करेगी, जब आप या तो फास्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उस स्थिति के अंदर, या तो हम दौड़ के आ रहे हैं या हम कसरत कर रहे हैं, या तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स और साथ में एब्डोमिनल मसल्स काम करती है, कब, फास्ट ब्रीथिंग के समय काम करती है। तो ये भी ध्यान रखिए। फिर इसके अंदर जो रेस्पिरेशन रेट होती है तो 1 मिनट के अंदर वो 16 से 20 होती है,
ये भी ध्यान रखनी है। 16 से 20 इसकी रेस्पिरेशन रेट है वो पाई जाती है। तो ये जो था पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।